लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज पहला दिन बीता। समय से 1 घंटा पहले खत्म हुई चर्चा। अब ये चर्चा कंटिन्यू होगी कल भी, और इसमें दोनों पक्ष ने अपने अपने तर्क रखे और अपने सरकार जहां काम गिना रही वहीं पे विपक्ष वो सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है जो उसने मणिपुर के संदर्भ में किया। लेकिन पूरे दिन के दौरान जब चर्चा सुनी गई तो बहुत बिखरी हुई और बहुत विस्तृत चर्चा थी। जैसा कि अविश्वास प्रस्ताव में प्रस्तावित था कि ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि एक फोकस नहीं है। जब अविश्वास प्रस्ताव है यानी सरकार के पूरे कामकाज पर अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर चर्चा में इसी तरीके के बिंदु और विषय रखे जाएंगे और बहुत डिटेल्ड में ये चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत जैसा कि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के गौरव गोगोई ने रखी थी, तो उन्होंने लोकसभा में अपनी चर्चा के दौरान ये कहा कि अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दे पर लाया गया, यानी उनका इंटेंट जो है वो मणिपुर के इशू को रेस करना था, जिसके जरिए वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री का मौन टूटे और वो अपनी बात रखें। आइए सुनते हैं गौरव ने क्या सवाल पूछे। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? बीजेपी की तरफ से सांसद निशिकांत दुबे ने इसका जवाब दिया और उन्हें मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि वो मणिपुर के इतिहास के खुद भुक्तभोगी हैं। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ। सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। चर्चा जब यहां से आगे बढ़ी तो बहुत सारी बातें खुल के आई और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार के काम गिनाए और उन्होंने ये बताया कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं पूरे देश में सरकार ने क्या किया, और उसको उन्होंने सामने रखा बाकायदा डेटा के साथ। कांग्रेस को बाद में इसका पछतावा होगा। उन्होंने कहा कि जो ये चर्चा उन्होंने की इससे उन्हें अफसोस होगा बाद में। उन्होंने मणिपुर के हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। आज का जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं कांग्रेस पार्टी, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं वो खुद ही बाद में पछताएंगे। आज जो मणिपुर के अंदर जो संघर्ष हो रहे हैं और वहाँ मैते कम्युनिटी और चीन, कुकीज और मार कम्युनिटी का बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। बरसों से आपका नेग्लिजेंस, बरसों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है। तो ये आपने 3 मुख्य वक्ताओं की बात सुनी। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने चर्चा की, बातचीत रखी, लेकिन अब ये चर्चा और ज़्यादा इंटेंस होगी और ज़्यादा विस्तृत होगी और बहुत सारे ऐसे विषयों पे बातचीत होगी जो इस सरकार ने पिछले 9-10 साल में किए हैं, और पुराना इतिहास भी खोला जाएगा जो कुछ कुछ यहाँ पे रखने की कोशिश की है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो आज मेहमान मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी जी हैं।
वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं, अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रोफेसर अभय दुबे जी हमारे साथ होंगे, साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी जी और कांग्रेस की प्रवक्ता शिल्पी नेहा तिर्की भी हमारे साथ है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। त्यागी जी, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं मैं, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष क्या जो भी लक्ष्य है कोट अनकोट वो हासिल होगा? आवाज नहीं आ रही है यार। त्यागी जी, आवाज आई नहीं आई? जी अब आवाज आ रही है। अब आ रही है। मेरा करो नहीं जी, मेरा सवाल यह था कि विपक्ष को लक्ष्य हासिल होगा इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए? नहीं, एक तो नीरज जी, ये हासिल होता कि नहीं होता ये परंपरा नहीं रही है। शासक दल के विरुद्ध कोई भी रहा हो, जवाहरलाल से बड़ा तो कोई नहीं, उनके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव आया था और कोई मामूली नहीं आया था। 1962 में जब चीन के हाथों हमारी पराजय हुई थी तो उस समय संयुक्त विपक्ष ने कई तरह के प्रस्ताव रखे थे और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और आचार्य कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब देश आजाद हुआ है वो फिर विपक्ष में आ गए, वो पीएसपी में चले गए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में। तो 1963 में उन्होंने प्रस्ताव रखा और जवाहरलाल जी के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव था, लेकिन ऐसा अविश्वास प्रस्ताव आज तक नहीं आया। उसमें डॉक्टर लोहिया आ गए, उसमें रेणु चक्रवर्ती कम्युनिस्ट पार्टी की, आचार्य कृपलानी। मैं कहना ही चाहता हूं, आज हमारे जो बीजेपी के मित्र हैं वो कहते हैं हमारा तो बहुमत है, प्रस्ताव लाओ, बेमतलब है, बेमायने है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अपने बीजेपी के मित्रों को बताता हूं कि सरकार को सावधान करने के लिए, विपक्ष अपनी बात कहने के लिए इस तरह के प्रस्ताव को पहली बार नहीं लाया। 3 बार आए हैं, 4 बार आए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के खिलाफ, उनका तो बहुत कम समय रहा। और आप तो 303 हो, 400 वाले राजीव गांधी खिलाफ आए, 350 वाले जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आए। एक तो बीजेपी को अपनी ये मानसिकता खत्म करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अविश्वास प्रस्ताव नीरज जी आया क्यों? अगर प्रधानमंत्री ने पहले दिन सदन में अपना वक्तव्य दे दिया होता तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। ये तो विपक्षी उस रणनीति का हिस्सा था कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दो और जवाब में प्रधानमंत्री का बोलना मैंडेटरी है। तो बाई प्रॉक्सी आया है, बाई डिफॉल्ट आया है। अगर प्रधानमंत्री बोल दिए होते तो नहीं आता, तो प्रधानमंत्री को जवाब देना ही है। नंबर 3, मेरा मणिपुर से थोड़ा समाजवादी आंदोलन के नाते रिश्ता नाता रहा है। वहां के जो आज हालात हैं वो गृह युद्ध जैसे हैं, कश्मीर से भी बुरे हैं। कश्मीर में तो कम से कम वैली के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी थी, जम्मू में ये थी, और वहां पर लद्दाख में बुद्ध थे जी। वहां कुकी रिबेल्स के बीच में और इनके बीच में इस समय ऐसा आकार है कि एक दूसरे की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, मकान लूटे जा रहे हैं। आप यकीन कर सकते हैं कि 768 राइफल लूटी जा चुकी है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। आर्मरी रेड हो रही हैं और गहरा युद्ध जैसी स्थिति होगी। और म्यांमार पड़ोस में है जहां पर मिलिट्री शासन है, और कुकीज के जो रिश्ते नाते हैं, वैसे रिश्ते नाते नहीं, पैसे के संस्कारिक रिश्ते नाते वहां के लोगों के साथ हैं। तो ये खाली बीजेपी की चिंता नहीं है, हमारी भी चिंता है जी। और हम चाहते हैं हम सब लोग मिलकर के इस समस्या का समाधान करें। त्यागी जी, लेकिन नीरज जी, जी जी जी, आपने कहा कि उद्देश्य ये है कि प्रधानमंत्री आके मणिपुर पर अपना अगर रख देते बयान तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब मेरा एक सीधा सवाल ये कि जब गृहमंत्री जी कह रहे थे कि वो उस पर स्पेसिफिक चर्चा करना चाहते हैं, तो मुझे ये समझाइए कि विपक्ष इस बात पे क्यों अड़ा था कि नहीं प्रधानमंत्री का ही स्टेटमेंट चाहिए हमें? गृहमंत्री भी तो उसके वो इंचार्ज है, सरकार के हैं, नंबर 2 के मंत्री हैं वो, तो उनके बयान या उनके साथ चर्चा में कोई दिक्कत थी? वो भी तो वही मणिपुर में। अब इसमें क्या हो रहा है त्यागी, आप तो मतलब बहुत सीनियर हैं, पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, अब चर्चा आप देख रहे हैं कैसे हो रही है, पूरे संसार की चर्चा हो रही है, मणिपुर पे कम समय ले रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक चर्चा का जो उद्देश्य था आपका वो फेल हो गया। इसे मैंने पूछा इससे हासिल क्या होने वाला है? नहीं नीरज जी, हाँ,
मैं विपक्ष में भी रहा हूं, मैं भाजपा के साथ भी रहा हूं, मैं जनसंघ के साथ भी रहा हूं। हाँ। और मैं इस समय इंडिया का मेंबर हूं। मैं आपसे बहुत विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री, मैं अब फिर कह रहा हूं कि नेहरू जैसे रुतबे का कोई नहीं हुआ, इंदिरा जैसे रुतबे का कोई नहीं हुआ, और राजीव गांधी जितने नंबर का कोई नहीं हुआ। उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आए, उन्होंने भी जवाब दिए। अगर समूचा विपक्ष प्रधानमंत्री से निवेदन करता है कि आप ही आके जवाब दीजिए, तो भी मुझे नहीं मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री को इतना कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपको एक उदाहरण संसद की गरिमा का बताना चाहता हूं कि 1963 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो समाजवादी नेता थे एक हेम बरवा, उन्होंने जवाहरलाल से कोई सवाल किया तो जवाहरलाल ने बहुत हल्के तरीके से कह दिया कि आप बैठ जाओ, इससे अधिक उत्तर नहीं दिया जा सकता। मेरे मित्र रामपाल जी बैठे, जानते हैं हेम बरवा जी के बारे में। डॉक्टर लोहिया भी सदन में थे जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। डॉक्टर लोहिया ने कहा प्रधानमंत्री नौकर है, सदन मालिक है, नौकर को मालिक को संतुष्ट करना होगा। और संसदीय जीवन में पहली बार प्रधानमंत्री को ऐसा सुनना पड़ा। तो संसद सोवरन है। और ये प्रधानमंत्री तो जब हम इनके साथ थे गेट पे माथा टेक करके आए थे, कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। तो इस संसद की ऐसी गरिमा है। इसी ने तो आपको 9 साल से पूरी दुनिया में मान सम्मान दिलवाया, जिसका जिक्र भी अपराजिता जी करेंगे कि लंदन में इतना स्वागत हुआ, मिस्र में इतना हुआ, दुबई में इतना हुआ। तो प्रधानमंत्री थे तभी हुआ। और प्रधानमंत्री और बड़े हो जाएंगे अगर संसद में आकर के वो पूरे विपक्ष को लेकर के मणिपुर जाए और एन बीरेन सिंह को हटाए जो वहां का मुख्यमंत्री है, तो वो अपने प्रधानमंत्री पद से बड़े हो जाएंगे, मैं ऐसा मानता हूं। जी अच्छा, मैं अपराजिता के पास जाऊं उससे पहले एक बार मैं शिल्पी जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी ये लेके आई मिली। शिल्पी जी, क्या ये एक परसेप्शन का खेल चल रहा है? मैं त्यागी जी ने बात का उसी से एक सवाल भी निकलता है कि विपक्ष की ये मांग, जैसे प्रधानमंत्री जी अड़ गए कि नहीं हम तो बयान नहीं देंगे, वैसे विपक्ष भी अड़ गए, उनका ही बयान चाहिए। तो अब आप व्यक्ति विशेष की वहां पे लड़ाई कर रहे हैं, इश्यू को किनारे कर दिया, तो एक स्पेसिफिक डिबेट के बजाय अब एक परसेप्शन का खेल चल रहा है और 2024 के लिए पिच तैयार की जा रही है। शिल्पी जी नमस्कार सभी को। यहाँ पे कोई भी परसेप्शन का खेल नहीं चलाया जा रहा है, मैं आपको बतलाना चाहूंगी। साफ आज का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसका साफ एजेंडा यही था कि हम अपने प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं। हमारी बात आप छोड़ दे, आप मणिपुर के राज्य के जनता से ही आप पूछ लीजिए, वो जनता खुद अपने प्रधानमंत्री का आवाज सुनना चाहती है, उनकी मंशा जानना चाहती है। इसमें क्या परसेप्शन का गेम क्या है? कोई गेम नहीं है इसमें। साफ है कि हम अपने प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि 90 दिन से ज्यादा हो गया है, आपने क्या किया? ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बनता है। आज 2 समुदाय एक दूसरे के ऊपर बंदूक ताने खड़े हैं, वहां पे सारे नैतिकताओं को भुला दिया गया है। माँ बेटियां कोई नहीं बच रही हैं। ऐसे हालात में अगर आपके देश का प्रधानमंत्री पूरे देश भर घूम रहा है, इसे बतलाने की भी प्रयास की जा रही है कि हम इंडिया को एक नेशनल पावर के तरह हम उभार रहे हैं, मगर आपके घर के अंदर ही आग लगी हुई है और आप इसमें मौन बैठे हुए हैं, तो क्या आपकी देश की जनता सुनना नहीं चाहती है? और मैं आपको बतलाना चाहूंगी, आज ये मणिपुर है, कल कोई और राज्य हो सकता है, परसों कोई और राज्य हो सकता है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी तमाम इस तरह की वारदात पे मौन बैठे रहेंगे? जी अपराजिता जी जवाब दीजिए, त्यागी जी का भी और शिल्पी जी का भी। आप सबको मेरा नमस्कार। संस्कृत की कहावत याद आ गई, पुनर्मुसिको भव। ले देकर बात वही पहुंच गई कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में आकर क्यों नहीं कहा। बात तो आज अविश्वास प्रस्ताव की हो रही थी। देखिए, ऐसा है कि इन लोगों ने, INDIA और अन्य इनके साथियों ने मिलकर इस चर्चा में करीबन 16 दिनों की देरी की। 16 दिन विलंब हुए। क्यों? 24 जुलाई मुझे याद है, मैं लोकसभा में बैठी थी, आदरणीय गृह मंत्री ने खड़े होकर कहा कि मैं इस बात पर बोलना चाहता हूं, मैं सारे प्रश्नों के उत्तर देना चाहता हूं। आज जो गौरव गोगोई साहब ने कहा, उनके उत्तर वो देना चाह रहे थे और ये बात वहीं पर खत्म होती या फिर
उसके बाद वो अगर बात निकलती तो फिर देखते कि क्या होता। लेकिन ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं और उसके बाद इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लाया। कहीं ना कहीं उस दिन 24 जुलाई को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये लोग चर्चा नहीं चाहते, ये लोग इस विषय को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहते हैं। देखिए, मैं मानती हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूं, मैं मानती हूं, मैं सरकार से सीधा सलग तरीके से जुड़ी हूं, मैं मानती हूं कि मणिपुर में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और जहां तक सरकार का सवाल है, जिस तरह के पदक्षेप लेने हैं ले रहे हैं हम, लेकिन इसी बात को हम कहना चाह रहे थे और इनका था कि प्रधानमंत्री जी आए। लेकिन देखिए, मैं आपको सीधी बात बता दूं, संवैधानिक प्रक्रियाएं होती है, प्रधानमंत्री कैसे इनिशिएट करेंगे डिस्कशन। यहाँ एक विभागीय मंत्री हैं जिनका दायित्व है, जिनका प्रेरोगेटिव है, जिनका अधिकार भी है कि वो इस चर्चा की शुरुआत करें और सारी बातें सबके समक्ष रखें। अपराजिता जी, एक सवाल यहाँ पे, एक सवाल है अपराजिता जी, एक सेकंड में सवाल है, आप ही सवाल है। विपक्ष की ये मांग थी, अभी त्यागी जी भी कह रहे थे और नेहा भी कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी आके एक स्टेटमेंट दे देते, उसके बाद चर्चा अपनी कंटिन्यू होती होम मिनिस्टर के थ्रू। इसमें इतनी दिक्कत थी क्या? ऐसा कभी नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। थोड़ा मुझे टेक्निकली ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री स्टेटमेंट के बाद फिर चर्चा नहीं होगी, ये कह रही हैं आप? मुझे बस बोलने दे, मुझे 30 सेकंड की मोहलत दें। देखिए, बजट अधिवेशन चल रहा था और पिछला बजट अधिवेशन, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था के अच्छे पक्षों को प्रधानमंत्री जी सबके समक्ष बोलना चाहते थे। वो जैसे खड़े हुए कि ये विपक्षी दल वाले चिल्ला पड़े। उन्होंने कहा कि नहीं, मैडम निर्मला सीतारमण बोलेंगी, वो वित्त मंत्री है, प्रधानमंत्री जी बार बार क्यों बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी तो भाई बाद की बात है, पहले तो विभागीय मंत्री बोले और जब प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट दे देंगे तो बात ही खत्म है। तो प्रधानमंत्री जी, अब इन्होंने कहा विश्वास प्रस्ताव, प्रधानमंत्री जी के पास इनके हर सवाल का जवाब है और अपेक्षा करें, सब्र की जरूरत है। इन्होंने ही 16 दिन देरी कराए और ये देखिए अब 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य रखेंगे और मुझे लगता है इनको उत्तर मिल जाएगा जी। मणिपुर के सारे पक्षों को वो सबके समक्ष रखने वाले हैं। तो यही बात 24 जुलाई को हो जाती, गृह मंत्री साहब कह देते, उस पर चर्चा होती, लंबी चर्चा होती, सबकी बातें सुनी जाती। और अभी देखिए, अभी 12 घंटों के लिए यह चर्चा होगी अविश्वास प्रस्ताव। तो 6.5 घंटा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को दिए गए हैं और बाकी जितना बचा 5.5 घंटा अन्य लोगों को दिए गए हैं, अन्य विपक्षी लोगों को। तो ये अपने अपने तरीके से सारे जो सांसद हैं बातें रख रहे हैं। ये 10 तारीख को बड़ा टेक्निकल इशू है, ये अभी आगे चर्चा में आएगा। मेरा एक सवाल दोनों लोगों से है, त्यागी जी से भी और नेहा जी के, उसका जवाब आप लोग छोटे में दे दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं रामकृपाल जी और प्रोफेसर साहब के पास जाता हूँ। मैं अगेन वो सवाल अंडरलाइन करके पूछ रहा हूँ आप लोगों से। त्यागी जी, पहले आपसे, अगर मैं ये कह रहा हूं कि टेक्निकली अगर गृह मंत्री जी के साथ ये चर्चा होती तो वो स्पेसिफिक एक चर्चा होती, गृह मंत्री जी सरकार के ही बात रखते ना, कि उनकी बात कोई अलग तो होती नहीं कि गृह मंत्री जी कुछ और बोलते हो, प्रधानमंत्री जी की मंशा कुछ और होती। वो तो वही स्टेटमेंट रखते जो सरकार की ऑफिशियल लाइन होती और जो एक्शन वहां पे लिए गए हैं, ये लिए जा रहे हैं, ये लिए जाएंगे, उसको दरकिनार करके केवल प्रधानमंत्री जी एक आके स्टेटमेंट दे देते 1 मिनट का, तो उससे क्या हासिल होता? और टेक्निकली मुझे सही करिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं, उनके स्टेटमेंट के बाद फिर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता था। त्यागी जी पहले आप, फिर नेहा जी आप। नीरज जी, मैं दोनों सदनों का सदस्य रहा हूं और मैं राजनीति में काफी लंबे, लगभग 50 साल से मैं सक्रिय। जब संसद का सत्र चलता होता है तो नीति संबंधी जो वक्तव्य हैं, अपराजिता जी भी मेरे से एग्री करेंगी, वो सदन के अंदर दिए जाते हैं। उस दिन सदन का पहला दिन था और पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग एनडीए की थी। प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं उसी दिन वो अपना वक्तव्य देते हैं जिस दिन सदन चलने वाला है। अगर यही वक्तव्य, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं और अपराजिता जी से भी, अगर यही जवाब जितना उन्होंने बाहर दिया है, वो तो भाषण के माहिर हैं, हम भी लंबे समय तक उनके साथ रहे हैं, यही अगर सदन के अंदर ये वक्तव्य चला जाता तो अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं आया। अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया है नीरज जी? ताकि प्रधानमंत्री जवाब दें, क्योंकि ये मैंडेटरी है। अगर अविश्वास प्रस्ताव आएगा, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की लाने कोई इच्छा नहीं थी,
ये और मैं बता दूं जिम्मेदार आदमी होने के नाते, ये तो इसलिए आया कि प्रधानमंत्री से बुलवाया जाए। तो इतने जो 16 दिन बर्बाद हुए हैं पराजिता जी, ये अगर प्रधानमंत्री के बिहाफ पे कोई भी घोषणा कर देते कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब देंगे, उनके पास हर सवाल का जवाब है। और मैं मानता हूं कि अटल जी होते आज तो वो जवाब देते। और 16 दिन का जो डेडलॉक हुआ है, अल्टीमेटली तो जवाब देना ही पड़ना है पराजिता जी। और मैं आपकी बात को और बड़ी करता हूं, दोनों ही पक्ष जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदार तो गैर जिम्मेदार तो आप भी साबित हुए ना। सदन चलाने की बड़ी जिम्मेदारी शासकीय पक्ष की होती है, और इसमें मान अपमान नहीं होता। देश से बड़े ना हम है ना आप हैं। जो महिलाओं की बेइज्जती हुई है, आज जो मणिपुर की हालत है, उसको सुधारने में बरसों लगेंगे जी। 75 साल लगे आपको कश्मीर ठीक करने में, इसको इतने दिन और लगेंगे आपको। त्यागी जी रुकिएगा, नेहा जी छोटा जवाब, उसके बाद में दूसरे मेहमानों के पास छोटा जवाब आपका भी इसी सवाल पे। नीरज जी, मैं आपके सवाल का जवाब मैं वो पहले वाले आपके सवाल से दूंगी, जो परसेप्शन गेम आपने कहा था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये परसेप्शन गेम जो हो रहा है, जहां पे अमित शाह जी सामने आ रहे हैं जवाब देने के लिए और मोदी जी को पीछे रखा जा रहा है। आप तमाम इतिहास को उठा के देख लीजिए, जब भी इस तरह से देश में गंभीर मामले आए हैं, चाहे वो हाल ही फिलहाल में महिला पहलवानों का बात हो, या फिर किसानों का बात हो, या गुजरात का मामला हो, वो कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी सामने आके नहीं बोले हैं इन तमाम चीजों में। और जो अपराजिता जी कह रही हैं वेट एंड वॉच, हम लोगों को सब्र रखना चाहिए, मतलब मणिपुर के मामले में हम लोग और कब तक वेट एंड वॉच करेंगे? तब तक जब तक इस भारत के नक्शे से मणिपुर ही गायब कर दिया जाएगा, तब तक इसको वेट एंड वॉच किया जाएगा। जी, रामकृपाल जी और अभय दुबे जी। रामकृपाल जी, क्या मणिपुर की चर्चा हो रही है संसद में? अभय जी, सॉरी नीरज जी, मैं सब बातें सुन रहा था। देखिए, मैं किसी को कहूं कि कौन सही है कौन गलत, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। मैंने आज बहुत ध्यान से सुना बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा जी का भाषण। अगर लोगों ने सुना है तो ठीक है, अगर मेरे किसी मित्र ने नहीं तो मैं आग्रह करूंगा कि एक बार, मुझे सबसे अच्छा उन्हीं का लगा और उनके भाषण को सुनकर के लगा कि सचमुच उनके दिल में एक दर्द है मणिपुर को लेकर के भी, पूरे देश को लेकर के भी, और वे चाहते हैं। उन्होंने एक ही बात कही थी कि हम काश इस पर जो होता, हम लोग छोटी छोटी बातों को भुला करके अगर ये कहते कि इस घटना पर, इस पर हम अपने मतभेद भुला करके हम एक दूसरे पर भरोसा रख रहे हैं, और अगर सारी पार्टियां मिलकर के कहती कि नहीं, इसका बैठ के हम चर्चा करेंगे, जाएंगे वहां, मिलेंगे लोगों से, ऑल इंडिया, मतलब जैसे बहुत सारे मुद्दों पर पूरी संसद इकट्ठा हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि इसका एक दूसरा ही शायद बहुत सफल मैसेज जाता और जो होना चाहिए था वही। लेकिन आज हम अगर मणिपुर पर किसी भी चर्चा के बहाने अगर हम आपस में एक दूसरे को ये मैसेज भेज रहे हैं कि हमारे अंदर ही एक दूसरे के प्रति भरोसा नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई ये पॉजिटिव चीज थी। रही बात, देखिए, जैसे केसी भाई ने जो बातें कही वो बहुत ही आदरणीय है और उनका अनुभव निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, एक पार्टी से बंधे होने के नाते मैं समझता हूं कि उतना खुल करके किसी भाई नहीं बोल पाए। मैं एक चीज खाली कह रहा हूं, इतना तो सब लोग मानेंगे इस बात को कि लोकतंत्र की परिभाषा होती है बहुमत का शासन और विपक्ष का सम्मान, निश्चित तौर पर। लेकिन जो चाहे परंपरा हो चाहे जो भी हो, जो कंसर्न मंत्री है, आप पहले उसकी बात तो सुन लीजिए ना। आप उसको बोलने ही नहीं देंगे तो वाकई क्या ये मणिपुर का था? और मैं बताऊं, आपकी शर्त क्या थी कि तब तक हाउस नहीं चलने देंगे जब तक कि प्रधानमंत्री बोल नहीं देंगे। बहुत सारे बिल पास हो गए। कल जब दिल्ली का बिल आया, 8-9 बिल पास हो गए जो देश की 140 करोड़ जनता से वो जिनका नाता है। लेकिन जब कल दिल्ली का बिल आया
तो आपने अपनी सारी शर्तें छोड़ दी, सब लोगों ने, हाउस चला। तो क्या मणिपुर पर पहले दिन इतना लिबरल नहीं हो सकते थे कि एक बार सुन लेते हैं 167 के तहत ही, चाहे जो भी है? ऐसा तो नहीं था, उसी दिन खत्म हो रहा था सारा मामला। तो देखिए, मैं फिर उन्हीं को, पिनाकी मिश्रा जी की बात को कहता हूं जी, दिल में अगर सच्चाई हो, सच्चाई दोनों तरफ से भी ये, और जब मैं पूरी बहस को सुन रहा था, आप ताजुब करेंगे, कल जिसको केजरीवाल ने कहा सेमीफाइनल कहा था और एक तरह से विपक्ष हार गया, और जिसको कहा गया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, आज पूरे सदन में तमाम चीजें, मणिपुर के अलावा तमाम और बातें कही गई, लेकिन दिल्ली का जिक्र कोई नहीं कर रहा था। अभी कल की घटना है जिसको लेकर के आप इतना ज्यादा चिंतित, तो कहीं ना कहीं जी, ये लगता है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और हर बार में, हर बयान में किसी को सुन लीजिए तो इंडिया या एनडीए या 2024 ये जरूर आता है। जी, तो एक रुकिएगा रामकृपाल जी, पिनाकी मिश्रा का आपने जिक्र किया, मैंने पूरी डिबेट सुनी है। आज दिन भर मैं ऑफिस में बैठ के यही काम कर रहा था कि मैं सुन ही रहा था। पिनाकी मिश्रा जी ने, जिसका आपने जिक्र किया, उन्होंने 3-4 बातें रखी। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस डेवलपमेंट का है, मोदी जी का भी फोकस डेवलपमेंट का है, इसलिए हम साथ में हैं। फिर एक बात उन्होंने कही कि मणिपुर में जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है और उसको ठीक से हैंडल करना चाहिए। फिर उन्होंने महिला आरक्षण वाली भी बात कह दी, और उन्होंने ये भी कह दिया कि इस डिबेट में मोदी जी बेस्ट ऑरेटर हैं और उनके पास उनकी पार्टी सदस्य ज़्यादा समय मिलेगा। आप लोग अभी देखिएगा क्या होता है इस डिबेट की तरह। ये उसका निचोड़ है। मैंने पूरी हर वक्ता की डिबेट से, रुकिएगा सर एक मिनट जरा, मैं अभय जी को भी ले आऊँ। सवाल भी यहीं पे लेके आ रहा हूँ ना। एक चीज और जोड़ दूं, हाँ। तो आप भूल गए, उन्होंने ये भी कहा कि चीफ मिनिस्टर का फेल्योर है जी। और नहीं, वो मणिपुर में दोनों क्या। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिर्फ परसेप्शन का खेल चल रहा है। अभय जी आपसे सवाल है, दिल्ली के किसी ने कुछ को चर्चा नहीं कि कल वो हार गए, केजरीवाल जी देखे, उनका काम देखे, वो विधानसभा सत्र बनाए, जो करना है वो करें। हो क्या रहा है वहां पे? क्या मणिपुर पे एक फोकस डिस्कशन हो रहा है जो आप लोग चाहते थे विपक्ष वाले? अब वहां पे तरह तरह की बातें हो रही हैं और अविश्वास प्रस्ताव में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किरण रिजिजू का भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा, 1 घंटा 10 मिनट बोले वो, और डेटा के साथ बोले, और सबसे मजेदार बात यह कि विपक्ष भी पिन ड्रॉप साइलेंस में सुन रहा था उसको। इसी के लिए बुलाया था क्या अविश्वास प्रस्ताव? अभय जी देखिए, जब गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव रखा तो उनका पूरा भाषण तो मणिपुर के ऊपर फोकस था पूरी तरीके से। वो तो मणिपुर के बारे में ही सारे सवाल पूछ रहे थे सरकार से। मुझे नहीं लगता कि उनके भाषण में बहुत ज्यादा इधर उधर की कोई खास बात थी। वो तो पूरा फोकस उनका मणिपुर के ऊपर था। अब उसके बाद आज भाजपा के पहले वक्ता खड़े हुए बोलने के लिए, अब आप उनके भाषण पर गौर कीजिए तो आप पाएंगे उन्होंने मणिपुर पे कुछ भी नहीं कहा, वो सब इधर उधर की बातें करते रहे। नहीं, आपने फिर इसका मतलब आपने निशिकांत दुबे का शुरुआती नहीं सुना है और आपने रिजिजू का शुरुआती नहीं सुना। देखिए, उन्होंने सब कुछ वही बोला है जो जवाब मांग रहे थे। नहीं, रिजिजू का भाषण मैंने सुना। हाँ। रिजिजू का भाषण तो पूरा भाषण स्पिन डॉक्टरी का उदाहरण था। वो तो लगातार ये कह रहे थे कि भाई मणिपुर की हिंसा पे विचार कर रहे हैं आपको दूसरी जगहों पे जो हिंसा हो रही है महिलाओं के खिलाफ, उनके ऊपर विचार करना चाहिए। और फिर मणिपुर की हिंसा तो कांग्रेस की वजह से हो रही है, कांग्रेस ने नीतियां बनाई थी। अरे भाई, मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप इतने दिनों से मणिपुर में सत्ता में हैं, केंद्र में उससे भी ज्यादा दिनों से सत्ता में हैं, आप चाहते हैं तो कांग्रेस की उन नीतियों को बदल देते। किसने रोका हुआ था आपको? अच्छा, आप राजस्थान की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, दूसरे राज्यों की बात करते हैं, वहां पे क्या महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हुई उसमें गृह मंत्री वहां गए थे क्या? क्या वहां पर जातीय हिंसा हो रही है? वहां पर नित्यानंद राय गए थे वहां पे क्या उन जगहों पर? जाहिर है कि मणिपुर की समस्या अलग तरह की है, मणिपुर की समस्या विशिष्ट है, और गृह मंत्री ने जाके उसको सुलझाने की कोशिश भी की। दूसरे मंत्री भी वहां गए, सुलझाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो नहीं सुलझा पाए ना उसको। वो तो उस बात को, दूसरी बात ये है, बात को इस तरह भी रखा जा रहा है कि जैसे जब वो वीडियो वायरल हुआ, मणिपुर की समस्या वहां से शुरू होती है। वीडियो तो बहुत बाद में वायरल हुआ है, मणिपुर की समस्या तो उससे 1 महीने पहले से ज्यादा मणिपुर जल रहा था। सरकार की जिम्मेदारी वीडियो वायरल होने के बाद नहीं शुरू होती है, सरकार की जिम्मेदारी तो पहले शुरू होती है भाई। आप ये पूछिए कि जिस दिन से मणिपुर जलना शुरू हुआ
उस वक्त सरकार ने क्या किया, तब से सरकार ने क्या किया, पूछा ये जाना चाहिए। ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब से वीडियो वायरल हुआ तब से सरकार ने क्या किया। दुबे जी, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि ये तो स्ट्रेटजी फेलियर है ना। आप नंबर गेम की लड़ाई में आ गए वहां पे अविश्वास प्रस्ताव में। देखिए, असल में दिक्कत की बात यह है कि यहां पे ये जो टीवी पे बहसें चलती हैं उसमें लगातार दो तरह के दांव खेले जाते हैं। एक दांव ये खोला जाता है, हमेशा खेला जाता है कि देखिए विपक्ष जो है मोदी जी के चक्कर में फंस गया, मोदी जी के ट्रैक पे चला गया और अब विपक्ष को मोदी जी तबाह बर्बाद कर देंगे, ऐसा भाषण, इसी को मोदी जी कहते हैं हम आखिरी गेंद पे चक्का मारेंगे। दूसरा दांव ये होता है कि विपक्ष जो है वो परसेप्शन बना रहा है जैसे भाजपा जो है वो राष्ट्र सेवा कर रही है सिर्फ। नहीं, एक मिनट दुबे जी, मुझे ये बताइए आप, कमाल है कि इस बात पे अगर विपक्ष अड़ा कि मुझे सिर्फ प्रधानमंत्री का 30 सेकंड का स्टेटमेंट चाहिए, जो अभी त्यागी जी ने कहा कि वो जो बात बाहर बोली थी वही बात अंदर, तो 30 सेकंड में क्या आप हासिल कर लेते? मैं ये कह रहा हूं कि अभी त्यागी जी ने कहा ना ये बात। नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमारी जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा में हमें मणिपुर के मुद्दे पर सवाल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। हमें मणिपुर की दिल दहलाने वाली घटनाओं का जिम्मेदार कौन है, वहां के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जिम्मेदार हैं कि नहीं, देश के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं कि नहीं, केंद्र में राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है। नहीं, दुबे जी सुनिए ना, नहीं सुनिए ना, आप फिर बोलिए ना। तीसरा शो मैं कर रहा हूं इस पे, 3 घंटे से मैं इसी शो कर रहा हूं। ये मानने में क्या दिक्कत है? इस बात पे कौन नहीं मान रहा? इसमें हर आदमी उसमें बोल रहा है कि हाँ वो स्पेसिफिक है, लेकिन उस पर डिटेलिंग नहीं दुबे जी सुनिए ना, ये नहीं सुनिए ना, आप भी उसे नैरेटिव में फंस रहे हैं जो जिसपे पूरा सिस्टम चल रहा है। एक स्पेसिफिक थ्रेड एंड बेयर का डिस्कशन होना चाहिए था, जो अब नहीं हो रहा है। मैं इसी बात पे तीसरा शो कर रहा हूं कि अब पूरे दुनिया दीन जहान की बातें हो रही हैं, चीन जापान अमेरिका तक की बातें हो रही हैं। देखिए, आपके 2 शो में मैंने ही भाग लिया, 3 में तो नहीं लिया भाग। हर बार मैं ये सवाल कर रहा हूं ना, अभी हो रहा है क्या? ये इन 2 शो में क्या हुआ है? देखिए, आज का शो एक शो पहले भी हुआ था, उसमें हम पहले शो में पूरा मामला ये था कि विपक्ष जो है वो मोदी जी के जाल में फंस गया। अच्छा, पूरी बात ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी। इस शो में ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो है वो परसेप्शन का। अच्छा बताइए ना फिर इससे क्या हासिल होने वाला है? नहीं, आप बताइए ना मेरे को 10 तारीख को अंत में क्या हासिल होगा, मुझे बताइए। किसको क्या हासिल होगा? ये अविश्वास प्रस्ताव आया है, इससे क्या होने वाला है? ये मेरा कहना, इसका सबसे बड़ा इसका ये हासिल होगा, विपक्ष ये कोशिश करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार राजनीतिक रूप से निकम्मी है और चुनाव का माहौल है, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है माहौल बनाना। तो वही तो मैं भी कह रहा हूं, अंग्रेजी में माहौल बनाना, यही बुरी बात। तो उसमें बुरी बात क्या है भाई? मैंने कब कहा बुरी बात है? मैंने कब कहा बुरी बात है? नहीं दुबे जी, आपने, मैंने कब कहा बुरी बात है? हिंदी में आपने कहा माहौल बन रहा है, मैंने अंग्रेजी में कहा परसेप्शन की डिबेट है। बात खत्म ना, हमारे आप में डिफरेंस कहां है फिर? आप भी वही बात कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जब विपक्ष माहौल बनाएगा तभी तो मणिपुर के गुनाहगार कटघरे में खड़े होंगे। भैया ये तो 2 मन से 16 दिन से यही कर रहे हैं ना सर आप, 16 दिन से यही हो रहा है। मैं भी वही कह रहा हूं कि ये परसेप्शन की लड़ाई चल रही है। सुनिए ना दुबे जी सुनिए ना, 2024 के लिए पिच तैयार हो रही है। अब सीधे खुल के इस पे बात होनी चाहिए कि 2024 के लिए पिच तैयार हो रही है, बात खत्म। मैं ये कह रहा हूं हाँ। इस वक्त देश की राजनीति में चुनाव हवाओं में है, राज्य विधानसभा को चुनाव हवाओं में है, 8-9 महीने रह गए हैं लोकसभा के चुनाव के, हैं चुनाव हवाओं में है। जो कुछ भी होता है वो चुनावी राजनीति को ध्यान में रख के होता है। तो इसी प्रक्रिया में चलित होगा दुबे जी, जब विपक्ष माहौल बनाएगा तभी मणिपुर के गुनाहगार कटघरे में खड़े होंगे। दुबे जी अब आप बुरा मत मानिएगा, मैं फारसी में थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने हिंदी में यही बात बोली है। मैं बुरा नहीं मानता। नहीं तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप मित्र हैं कि मैंने यही बात बोली है हिंदी में, चर्चा हो रही, इसमें क्या बुरा कि मानना? परसेप्शन बनाने का खेल हो रहा है और मोदी जी से ही मुझे जवाब चाहिए। ये परसेप्शन का खेल है, वो चल रहा है। मैं तो यही कह रहा हूं, मेरा आपका डिसएग्रीमेंट कहां है? मैं भी यही कह रहा हूं, खेल नहीं है। और क्या है? यहाँ मतभेद है मेरा। क्या मतभेद है? मेरा मतभेद ये है, मोदी जी परसेप्शन जो विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें मोदी जी से जवाब मांगने का आग्रह उसका एक हिस्सा है। उसका दूसरा हिस्सा ये है कि किस तरीके से ये दिखाया जाए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों निकम्मी है। सर ये भी पार्ट ऑफ परसेप्शन ही है ना, ये भी पार्ट ऑफ परसेप्शन ही है
कि आप ये साबित करें, मतलब विपक्ष ये साबित करना चाहता है कि वहां की सरकार ने काम नहीं किया, मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं, केंद्रीय एजेंसी जो उसको मॉनिटर कर रही थी वो इसके जिम्मेदार हैं, परसेप्शन बन रहा है, इसी पे डिबेट हो रही है, 3 दिन तक डिबेट होगी। मैंने कब कहा ये गलत है? ये तो विपक्ष का दायित्व से करना चाहिए। दायित्व सर समस्या नहीं, इसमें समस्या मैं बताता हूं क्या है। इसमें समस्या ये है कि मणिपुर पे जो स्पेसिफिक डिबेट वहां की प्रॉब्लम पे, अच्छा मुझे ये बताइए कि पिछले आज जो दिन भर की डिबेट हुई 12 बजे शाम 6 बजे 6 घंटे की डिबेट में, आप में से कोई बताए मुझे कि क्या डिस्कशन हुआ थ्रेड एंड बेयर मणिपुर में, क्या हुआ था? देखिए बताइए आप मुझे क्या डिस्कशन हुआ वहां पे। देखिए मणिपुर की समस्या क्या है ये क्या सबको समस्या पता है। नहीं सबको नहीं पता है। नहीं दुबे जी, ना मुझे, मैं कौन हूं? मैं पत्रकार हूँ, आप प्रोफेसर हैं, मुझे पता है। परसेप्शन हमारे लिए थोड़ी बनाया जा रहा है। संसद में जब कोई नहीं दुबे जी, संसद में नो सर, नो, आई हम्बली डिसएग्री विद यू। आवाज में बोल के मेरा आई हम्बली डिसएग्री विद यू। आप ऊंची आवाज में बोल के मेरा मुंह बंद मैं ऊंची आवाज नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मणिपुर की प्रॉब्लम, कोई बंद नहीं कर पाया सर बंद करेंगे, आप भी मेरा नहीं बंद कर पाएंगे। मणिपुर की चाहते ना, हम भी नहीं करना चाहते। मैं सिंपल ये रख रहा हूँ कि मणिपुर की समस्या, आप मेरी करिए बात पूरी होने दे रहे हैं। हाँ करिए नीरज जी, आप मेरी बात नहीं पूरी हो रही, करिए, पूरी करिए, पूरी करिए, मैं आपको समझाता हूं। और इसमें कोई तलखी की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है, क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, देश की प्रमुख समस्या है, नाराज मत होइए। मैं ये कह रहा हूं जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि मणिपुर में जो समस्या थी, राज्य सरकार उस समस्या को सुलझाने की बजाय उसको प्रोत्साहित करती हुई नजर आई। वहां की परिस्थिति खराब हुई, उसको प्रोत्साहित करती हुई नजर आई, उसमें भाग लेती हुई नजर आई। ये असली समस्या है और इस समस्या को सामने लाना विपक्ष का कर्तव्य है और विपक्ष को कर रहा है। उसमें समस्या क्या है? अब मैं बोलूं, अब आप सुनिएगा सर। हाँ बोलिए। आज 6 घंटे की डिबेट में मणिपुर की समस्या कहां से शुरू हुई, क्या हुआ वहां पे, उसके थ्रेड बेयर क्या है, डिस्कस हुआ क्या? मेरा सिर्फ इतना सवाल था जो नहीं हुआ, और मैं आपको अभी बता दे रहा हूं अगले 2 दिन भी नहीं होगा। इसलिए मेरा पहले सवाल पूछा, छोड़िए ना सर, अरे सर बात वही तो मैं कर रहा हूँ, बात उससे जी त्यागी जी, बहुत पीछे हैं त्यागी जी कुछ बोलिए, त्यागी जी को बोलिए। नीरज जी जी सर बोलिए। नीरज जी सर। नीरज जी, एक तो अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारा मजहब है, धर्म है हमारा। बिल्कुल है सर। हम जनसंघ के साथ थे तो कांग्रेस पार्टी खिलाफ लाते थे। एक तो नंबर 1, नंबर 2 ये पराजित होगा। अपराजिता जी, ये प्रस्ताव पराजित होगा, चूंकि पहले भी पराजित हुए 2-3 मौके ऐसे हैं। नंबर 3 जो मैं कहना चाहता हूं, जब कांग्रेस पार्टी के साथी ने बहस शुरू की, गगोई ने, उसके जवाब दिया हमारे मित्र निशिकांत दुबे ने, हम अच्छे मित्र हैं। वो राहुल गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे या अपने खिलाफ लाए हुए प्रस्ताव का जवाब दे? राहुल गांधी कब बोलेंगे ये बीजेपी का सरदर्द क्यों होना चाहिए, वो क्या बोलेंगे ये सरदर्द क्यों होना चाहिए, यहां पर उनके परिवार को लेकर के अटैक क्यों होने चाहिए, ये कौन सा जवाब था? और स्पेसिफिक तरीके से मैं आपकी मूल भावना से एग्री करता हूं। जिस तरह की समस्या थी, नहीं एग्री कर रहे हैं ना, डिबेट होनी चाहिए थी। नहीं, मैं एग्री कर रहा हूं ना, लेकिन सुन तो लो ना। हाँ। जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने और वक्ताओं ने कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। भाई ये एंटी राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव है या सरकार के खिलाफ है? राहुल क्यों नहीं आए, राहुल कब आएंगे, ये कोई समस्या है क्या? और एक चीज और मैं कह दूं, राहुल गांधी से भयभीत है सरकारी दल। जब से ये घटनाक्रम हुआ है, जो नीतीश कुमार ने तीर छोड़ा है ना पटना से, वो पहुंच गया बंगलोर और वो ठीक जगह लग रहा है, ये परेशानी है जी। ताकि आजकल नाराज है क्या नीतीश जी? हैं? आजकल नाराज है क्या? किससे? इंडिया से। किससे? आपसे नहीं, INDIA से। नहीं, इंडिया के तो वो फाउंडर हैं। ओके, इंडिया के फाउंडर हैं वो। और वो और राहुल गांधी ने, सुन लीजिए, वो और राहुल गांधी मिलकर के पूरे देश में ऐसा वातावरण बनाएंगे कि बहुत परेशानी शासक दल को होगी। ये जो परसेप्शन है आप लोगों का और भारतीय जनता पार्टी का कि दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में मारपीट हो गई, दोनों खिलाफ हो गए, आपको बहुत बड़ी निराशा इस बार हाथ लगने वाली है। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जो मैंने सवाल कहा था
जिसका त्यागी जी कह रहे हैं मूल भावना सहमत है। सर अगर ओपन एंडेड डिबेट होगी ना तो यही होगा जो हो रहा है। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और चर्चा हो रही है जो अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, उसी पे कर रहे थे। अभी हमारे और दुबे जी के बीच में चर्चा हो रही थी गर्मा गर्म, जबकि ये होनी चाहिए थी नेहा और अपराजिता जी के बीच में। अपराजिता जी जवाब दीजिए। उसको ठीक करें। जी बोलिए अपराजिता जी, मेरा आवाज नहीं आ रही मेरे लिए। जी जी आपसे। जी परसेप्शन का खेल, इसी में बड़ी बहस हो गई हमारी। को सुना। हाँ जी, प्रश्न क्या था? परसेप्शन का खेल चल रहा है। अभी मैंने त्यागी जी को सुना और मुझे करीबन कुछ मास पहले की बातें याद आ गई और उनमें कितना बदलाव आ गया उनके लहजे में, उनकी भाषा में। एक समय था जब हमारी तरफ से बोलते थे और हमारे लिए बोलते थे, हमारे पक्ष में बोलते थे। समय समय की बात है। देखिए, जहाँ तक मणिपुर के ऊपर चर्चा का सवाल है, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूँ कि 3 प्रश्न गौरव गोगोई जी ने किए। सारे विपक्षी दलों के लोग और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने अपने तरीके से अपनी बातें उन्होंने रखी, लेकिन जो प्रश्न किया गया है 3 प्रश्न और मणिपुर पर चर्चा और मणिपुर को लेकर हमारी तरफ से क्या पदक्षेप लिए गए, इसके लिए मैंने कहा सब्र रखना होगा। आप लोगों ने 16 दिन की देरी की है। अब 10 तारीख ही प्रधानमंत्री जी इस पर अपना वक्तव्य रखेंगे। ये तो बिल्कुल एकदम इसको समझने वाली बात है। और जहां तक अविश्वास प्रस्ताव का सवाल है, मुझे लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये मैं कहना चाहती हूँ और बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूँ कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। हम जानते हैं क्या होने वाला है। एनडीए के 331 सदस्य हैं, विपक्षी गठबंधन 140 और अन्य जो इन दोनों गुटों में नहीं है उनकी संख्या 60 है। तो अविश्वास प्रस्ताव तो आधारहीन, भित्तिहीन है। और आपको पता है, यह कवायद ठीक इलेक्शन के, जनरल इलेक्शन के 1 साल पहले होती है। प्रधानमंत्री जी ने इसकी सूचना, भविष्यवाणी इस विषय में 2018 20 जुलाई को ही कर दी थी, जब पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव हुआ था 325 और 126। तो अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत ही कहाँ थी? चर्चा की जरूरत थी। हम भी सरकार की तरफ से ये बताना चाहते थे कि हमने मणिपुर में शांति लाने के लिए क्या क्या काम किया, कहाँ चूक हुई। हम मानते हैं जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और हम क्या पदक्षेप ले रहे हैं। गृह मंत्री से बातचीत शुरू होती, वो विभागीय मंत्री हैं, ये तो 24 जुलाई को हो गया रहता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विपक्षी दलों ने भी जिस समझदारी के साथ, जिस परिपक्वता के साथ उन्हें काम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। तो अभी तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, सब अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं। जी, तो सब्र रखिए। ये वाला सवाल जी अपराजिता जी, मैं नेहा जी से कर, जैसे अभी सारे लोग इस पर सहमत है, मतलब इस पर कोई ओपन एंड शट केस है कि नंबर गेम सत्ता पक्ष के पास है, अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। तो उद्देश्य ये था जो गौरव गोगोई जी ने 3 सवाल रखे स्पेसिफिक, कि इस पे एक बहुत ही फोकस थ्रेड एंड बेयर की चर्चा हो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार, कैसे रोका जा सकता था। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन अब पूरे संसार की बातें होंगी, हो रही हैं, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आप लाए हैं तो पूरी सरकार अपने काम गिना रही है। आपने उनको एक खुला मंच दिया। मेरा सवाल यही था कि अब इस पर स्पेसिफिक डिस्कशन की बजाय माहौल बनाने का काम हो रहा है, जो 2024 के लिए चुनाव की पिच है। इस बात को सहजता से स्वीकार क्यों नहीं कर लेते आप लोग? नेहा जी। नीरज जी, मैं आपके बातों को बहुत गौर से सुन रही थी और आप बोल रहे थे कि आर्ग्यूमेंट तो, या जो भिड़ना है वो तो अपराजिता और नेहा जी के बीच में होना चाहिए था। पहली बात तो मैं आपको बतला दूं कि मैं मुर्गा लड़ाओ कार्यक्रम में नहीं मुर्गा लड़ाओ वाली नहीं, पक्ष और विपक्ष। हाँ, पक्ष और विपक्ष। हम और दुबे जी पक्ष विपक्ष नहीं है, हम लोग बेमतलब में लड़ रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब आप यहाँ पे बैठे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो मीडिया बंधुओं ये भी समझ ले कि हमारे जो 28 लाख की जो जनता है मणिपुर में, वो प्रत्येक दिन देखती है दिल्ली की ओर, अपने केंद्र सरकार की ओर, कि अगला सोल्यूशन क्या आने वाला है।
आज वो हर रात उस शिविर में सोते हैं ये सोच के शायद कल हमारी सरकार जागे, हमारी सरकार कोई सल्यूशन लेके हमारे लिए आए। रही बात जो अविश्वास प्रस्ताव की है, तो वो कभी भी आंकड़े के बारे में थी ही नहीं। हम तो अपने प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं फ्रॉम डे वन, और आज भी हम उसी चीज में हैं, वही चीज हम बोल रहे हैं। और जो आप नरेटिव का बात कर रहे हैं कि चुनाव के लिए नरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, एक परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है, तो मुझे आप ही जवाब दीजिए, क्या ये लोग लाशों के ढेर पे सरकार बनाएंगे? आज कब आप कुछ उसमें करिएगा? आप कब उसमें एक्शन लीजिएगा? आज अपराजिता जी बोल रही हैं कि हम चर्चा करते, हम बतलाते कि क्या चूक हुई है। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, अगर इस राज्य में, आपके इस देश में अगर आपकी कोई जिम्मेदारी है तो आप बतला दीजिए कि क्या चूक हुई है। आज आपके पास एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आप बतला दीजिए कि क्या क्या और करने वाली है सरकार। क्योंकि आज सही में मुझे लगता है मणिपुर की जनता रोज दिन एक सवाल, एक जवाब ढूंढती होगी कि हमें कुछ सोल्यूशन मिलेगा। तो आप बतलाइए कि क्या है, व्हाट इज द प्लान, बतलाइए। हम भी जानना चाहते हैं कि सरकार, डबल इंजन की सरकार क्या करने वाली है। जी अपराजिता जी बताइए, व्हाट इज द प्लान? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगी कांग्रेस से कि इन्हें तो ये पूछने का अधिकार ही नहीं है कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं बातचीत कर रहे हैं, क्यों नहीं वाद विवाद में अंश ग्रहण कर रहे हैं। 26 बार प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न डिबेट्स में बातचीत की है और अपने अपने मत रखे हैं। यहाँ जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, इनके नेता का सवाल है, जिनको लेकर ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। टुडे ही डेवलप्ड कोल्ड फीट, बैठे रहे लेकिन आए नहीं। कल तो बड़े सिकंदर बन के आए थे अंदर, लेकिन उसके बाद आज जब आए तो चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह बैठे रहे। और मैं इनको बताना चाहूंगी कि जहां तक डिबेट्स का सवाल है, आज तक 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी जी ने सिर्फ 6 डिबेट्स में अंशग्रहण किया है, सिर्फ 6 डिबेट्स मैं याद दिलाना चाहती हूं। और 52% इनकी उपस्थिति लोकसभा के अंदर रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 79% है। हम सब सांसद हैं 52%। और मैं कह दूं, इन्होंने सिर्फ 94 प्रश्न पूछे हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 170 है। मैं ये सिर्फ बताना चाहती हूँ कि इन्हें तो कुछ प्रधानमंत्री जी को पूछने का, कहने का और उन्हें बोलने के लिए मजबूर करने का तो हक ही नहीं। अपने नेता की तरफ पहले देखे, तब प्रश्न करे। जी रामकृपाल जी, नेहा जी ने भी बहुत लगता है कि इन्होंने कहा है अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे हमारे प्रधानमंत्री। नहीं, प्रधानमंत्री तो जवाब 10 तारीख को जवाब देंगे। नेहा जी आपको जोड़ना चाहते क्या? जोड़ दीजिए, फिर मैं रामकृपाल जी के पास जाता हूँ। बोलिए नेहा जी, बोलिए। त्यागी जी, मैं फिर से वापस अपने सवाल में जा रही हूँ कि बहुत गोल गोल घुमाया आंकड़ों के साथ। मणिपुर की जनता भी जानना चाहती है व्हाट इज द प्लान। अपराजिता जी यहाँ पे डबल इंजन के सरकार के को रिप्रेजेंट करने आई हैं, प्लीज हमें बतला दें अगला क्या प्लान है जी। तो तब तक 2 दिन हम लोग इंतजार करें और मणिपुर को जलने तो हम प्रधानमंत्री जी से 2 दिन बाद सुनेंगे। मैंने कहा इस बात को आप 16 दिन पहले सुनती। इसका मतलब देयर इज नो प्लान। इसका मतलब भाजपा के लोगों को, डबल इंजन के सरकार के लोगों को भी नहीं मालूम है कि क्या प्लान है। जवाब मिल गया हमें, इसका मतलब देयर इज नो प्लान। जी रामकृपाल जी, कोई प्रश्न ही नहीं हुआ। आप तो प्रधानमंत्री, मैं रामकृपाल जी के पास जा रहा हूँ। रामकृपाल जी, नेहा जी ने कहा कि 28 लाख जनता वहाँ की ये सवाल जरूर पूछेगी और बिल्कुल उसको पूछना ही है, पूछना भी चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ये सवाल वो सबसे पूछेगी कि किसने क्या किया, क्या सॉल्यूशन कोई लेके आया। क्वेश्चन रेज करना, उसको एस्केलेट करना, उसको प्लान इन एक्शन में कन्वर्ट कराना, ये सारे सवाल वो जनता पूछेगी और सारे नेताओं से पूछेगी, क्योंकि सब रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ के। तो उसके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन बनता हुआ आपको दिख रहा है? इस अविश्वास प्रस्ताव में जो खुली चर्चा चल रही है उसमें कुछ होता हुआ आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है? नीरज जी, आपने कहा कि वो सवाल पूछेगी और जानना चाहती है। मेरा ये कहना है कि वो जनता तो भुक्तभोगी है और उसे पता है ये जख्म कब कब मिले हैं, कैसे कैसे मिले हैं और कौन कौन गुनहगार हैं, उसको सब पता है। लेकिन मैं जो मुख्य रूप से जो आप बात कर रहे थे, देखिए अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता सारंगी जी से उसके बारे में जवाब जानना चाह रही हैं, लेकिन हाउस में
गृह मंत्री को लोग नहीं सुनना चाहते। तो देखिए, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये परसेप्शन की लड़ाई है, लेकिन सिर्फ परसेप्शन ही नहीं है, ये सबको पता है, बीजेपी भी हो, कांग्रेस हो, सबको पता है कि ऐसा मौका ये पूरी तरह से 2024 के लिए वोटर को एक संदेश दिया जा रहा है कि देखो मेरी कमीज दूसरे की कमीज से कितनी सफेद है, पूरी एक कोशिश हो रही है। दूसरी बात कि अभी नया नया पोलराइजेशन हो रहा है दोनों तरफ, लोग ये टेस्टिंग पॉइंट था कि देखें ये सिर्फ नाम है या काम में भी असल में लोग आते हैं साथ में। मैं तो केसी भाई है, मैं बल्कि इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि हम तो कल तक जोड़ रहे थे कि 129 वोट ही मिलेंगे, लेकिन पता चला कि 131 हो गए। तो ये 2 वोट कहां से आए? हालांकि सब जोड़ा जा रहा, तो हो सकता है कि मुझे न पता हो, समझ में नहीं। तो ये जो है ना, ये टेस्टिंग है कि मणिपुर तो एक बहाना है, 24 निशाना है, और वो पूरी की पूरी, और दूसरे नहीं, अपने अपने कुनबे को बचाना है, क्योंकि बड़ी तेजी से सब कुछ चीजें बदल रही हैं। एक केजरीवाल ने सेमीफाइनल कह दिया था, तो जब सेमीफाइनल कह दिया तो सेमीफाइनल में हारने के बाद कोई फाइनल में तो जाता नहीं है। जी सर। सेमीफाइनल के बाद क्वार्टर फाइनल तो होता नहीं है। तो नीरज जी देखिए, बेसिकली यही है, और दर्द इसी बात का है कि अगर सचमुच मणिपुर के लिए दर्द होता तो छोटी मोटी शर्तें और छोटी मोटी चीजें छोड़ करके आप कहते कि अब समय का तकाजा है, पूरी दुनिया देख रही है, चलिए हम इसका एक जी सर, एक छोटा सा एक जवाब ले लूं मैं त्यागी जी से। त्यागी जी बहुत छोटा दीजिए, समय एकदम समाप्त हो रहा है, छोटा सा एकदम जवाब चाहिए। नहीं, मैं राम कृपाल जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। विपक्ष को तो ये करना चाहिए ही था कि 16 दिन का गतिरोध ना होता, और जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो हर विषय पे हर जगह बोलते हैं, वो कहते नहीं बहू बहन बेटियों की बेइज्जती हुई है और मैं सदन में जाकर के अपनी बात कहूंगा, तो भी राम कृपाल जी समस्या का समाधान हो जाता। ये वन वे नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो काम करते हैं, वो तो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, और हमारे सारे काम परसेप्शन के हैं। ये 50 साल तक ये गालियां जनसंघ और बीजेपी ने भी खाई हैं, और जो मेरे पत्रकार दोस्त हैं, तब बीजेपी जनसंघ को गाली देते थे, आज कांग्रेस को हमको देते हैं। फर्क ये है, परसेप्शन आपके भी बदल गए, परसेप्शन हमारे भी बदल गए। नहीं सर, मैं समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि त्यागी जी ने मुझे ही सुना दिया है, तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, खाली मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मेरा अपना निजी राय हो सकता है, आप उससे डिसएग्री करें, कि जैसे हम लोग भी ना कोई समस्या सॉल्व करनी हो तो उसके 2 अप्रोच होते हैं। एक बिल्कुल स्पेसिफिक डिस्कशन की न्यूज़ में गलती कहाँ गई, किसने लिखी थी, क्यों लिखी थी, रोज सोर्स क्या था, एक तो ये होता है। एक दूसरा होता है चलो हम पूरे न्यूज़ कवरेज पे आज डिस्कशन करेंगे, तो हम 10-5 लोग एडिटर बैठ के मीटिंग करते हैं, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रायता फैलाना, कि खाली हम लोग एक माहौल दिखा रहे हैं, उसको हल नहीं करना चाहते। मेरी निजी राय, हो सकता कोई डिसएग्री करे, कि इस पर बहुत स्पेसिफिक थ्रेड एंड बेयर का डिस्कशन होना चाहिए था। ये 3 दिन की चर्चा जो चल रही है चीन से लेकर जापान तक की, इसमें शायद वो प्लान ऑफ एक्शन नहीं निकलेगा, और जिसको इसका जवाब देना चाहिए था, अमित शाह जी जब वो कह रहे थे कि वो डिस्कशन के लिए तैयार हैं, तो शायद वहाँ पे एग्री होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, विपक्ष है, उसकी अपनी राय, उसका अधिकार है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी ये चर्चा जारी है, हम लोग ऐसी और डिस्कशंस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।